नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि में स्वागत है आपका। उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर, कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की दवा का संकट। देहरादून में लोगों को नहीं मिल रही ब्लैक फंगस की दवा। सीएमओ दफ्तर से भी निराश लौट रहे हैं लोग। जनता परेशान। सीएमओ वीडियो कॉन्फ्रेंस में व्यस्त चल रहे हैं और ऐसे में ब्लैक फंगस की दवा के लिए दर दर भटक रहे हैं पीड़ित। तो पीड़ित सुबोध उनियाल तो उत्तराखंड से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक और कोरोना से जुड़ी दवाइयों की कालाबाजारी शुरू हो गई थी। ब्लैक फंगस की दवा का संकट अब देखा जा रहा है। देहरादून में लोगों को ब्लैक फंगस की दवा नहीं मिल रही है। लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हूँ मैं यहाँ पर चंद्रनगर सीएमओ ऑफिस आ रखा हूँ और हमारे पेशेंट लक्ष्मी देवी जी ब्लैक फंगस जिनको हो चुका है वो इंदिरा हॉस्पिटल में एडमिट है। हम 4 दिन से यहाँ सीएमओ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई इंजेक्शन नहीं मिलकर दे रहा है हमको। ये जब भी आते हैं बोलते हैं कि इंजेक्शन ही खत्म हो चुका है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है और पेशेंट हमारा परेशान हो रहा है। इनका कोई सिस्टम नहीं है, सीएमओ का पता नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ हमें इतनी सारी जितने भी लोग आ रखे हैं, ऋषिकेश से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, सब परेशान होते हैं। इंजेक्शन ही नहीं मिल रहा है यहाँ बोला हूँ नहीं मिल रहा है स्टेट में और बहुत दिक्कत में लोग। देखिए अभी एक तो हाल ही में लॉन्च हुआ है, उसके लिए भारत सरकार से हम लोगों ने रिक्वेशन भेजी भी है कि ताकि शीघ्र हम पे इंजेक्शन आए और उसकी उपलब्धता बने। लोगों को सर प्रॉब्लम भी हो रही है, लोग कई जगह नाराजगी भी जता रहे हैं। लेकिन जो कोई दवाई नहीं आती है तो उसके बाद उसको आने में टाइम तो लगता है। नहीं मिल रहा है स्टेट में और बहुत दिक्कत में लोग। देखिए अभी एक तो हाल ही में लॉन्च हुआ। संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया अधिक जानकारी के लिए। सुदीप, पहले तो कोरोना की दवाइयों को लेकर कालाबाजारी शुरू हुई, दवाइयां नहीं मिल रही थी और जब मिली तो कालाबाजारी, और अब ब्लैक फंगस जब ये महामारी एक चुनौती बन चुका है तो अब ऐसे में दवाइयां नहीं मिल रही है, पीड़ितों को भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे रणनीति तय की गई है? देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर असल दिक्कत ये आई कि उत्तराखंड में जब केसों का डिटेक्शन शुरू हुआ तो सरकार ने एक एसओपी भी जारी कर दी कि भाई ये भी कोविड लहर जो चल रही है, पार्ट 2 है जो, उसमें कोविड के साथ ही ब्लैक फंगस से खतरा है। चूंकि इसकी दवाएं बहुत आसानी से उपलब्ध इसलिए भी नहीं थी क्योंकि ये बहुत प्रचलित बीमारी नहीं थी और जो थी वो बहुत कम थी। अब जब सरकार ने एसओपी जारी करने के बाद जिले के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इसका नोडल बनाया कि दवा सिर्फ मरीज के तीमारदार सीएमओ कार्यालय से ले, तो लोग आने लग गए सीएमओ दफ्तर। आज जो हमने नजारा देखा उसमें कमोवेश स्थिति यही है कि लोग थे नहीं और मौके पर बताया गया कि सीएमओ किसी मीटिंग या वीसी में व्यस्त हैं, लिहाजा लोग परेशान हैं। सरकार के सलाहकार भी मानते हैं कि कुछ क्राइसिस जरूर है लेकिन जल्द इसे दूर करेंगे। एक अच्छी खबर यह भी है कि ब्लैक फंगस से जो निर्माण करने वाली 2 कंपनियां हैं वो उत्तराखंड में है, रामनगर और नैनीताल जिले में। तो ताज्जुब वहां वाली भी बात यही है सुदीप की जो कंपनियां हैं वो उत्तराखंड में ही है, उसके बाद भी लोग निराश लौट रहे हैं। देखिए, जो इन कंपनियों का इंस्पेक्शन भारत सरकार की टीम ने कर लिया है। कुछ मंजूरियां ऐसी होती हैं जो भारत सरकार से आती हैं, ये मंजूरियां होकर टीम वापस चली गई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्दी प्रोडक्शन को अनुमति आ जाएगी तो कुछ क्राइसिस कम होगा। लेकिन फौरी तौर पर अगर तत्काल की बात करें तो अभी लोगों के सामने ब्लैक फंगस की दवा का संकट जो है वो बरकरार है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और उत्तराखंड में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस से अब तक 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऋषिकेश एम्स में अब तक कुल 61 केस सामने आए हैं। 56 मरीजों का इलाज चल रहा है। देहरादून से खबर है, सुद्धोवाला जेल में कोरोना का साया। 23 कैदियों में 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल छूटे 10 कैदियों में भी 1 कैदी कोरोना संक्रमित पाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान कैदी की मौत भी हो गई। जेल में संक्रमण पहुंचने से हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सभी कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाए। जेल में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में जो कैदी है उनको पैरोल पर रिहा करने की बात कही गई। जेल में सैनिटाइजेशन के काम की वजह से पैरोल की बात कही गई। आपको बता दें, कैदी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं।
संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं अधिक जानकारी के लिए। सुदीप, कैदियों में 23 कैदी हैं, 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, एक की मौत भी हो गई इलाज के दौरान, और अब पैरोल पर रिहा करने की बात कही गई है। क्या कुछ आगे किया जा रहा है इसके अलावा? देखिए, अभी तक जो परसों एक कैदी में कोविड संक्रमण आया था और कल 2 कैदियों में संक्रमण पाया गया है। इसके बाद से जेल प्रशासन परेशान है, क्योंकि बीते वर्ष हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए टिप्पणी की थी कि जेल तक कोविड के लक्षण कैसे पहुंचे या संक्रमण कैसे पहुंचा। तो अब जेल को सैनिटाइज कराया जा रहा है, जांच कराए जाने की बात कर रहे हैं जो जेल के जेलर हैं रवि मैखानी। उनका यह कहना है कि हम जेल में जांच करा रहे हैं कि आखिर कोई अन्य पीड़ित न हो। अब पैरोल पे इसलिए मरीज छोड़े जा रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट के और पूर्व में राज्य सरकार की ये व्यवस्था थी कि जो सिटी ऑफिसर्स हैं, यानी जो हल्के अपराध, कमजोर अपराध के लोग हैं, उनको पैरोल पर कुछ वक्त के लिए छोड़ा जाए ताकि वो घर या अपने गांव चले जाएं, और जब आवश्यकता हो तो उनको दोबारा कोर्ट के माध्यम में पेश किया जाए। पहले भी पैरोल पर छोड़े गए हैं, पर देहरादून जेल में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। पेपर्स आने लगे हैं, जब प्रॉपर फोर्स और सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी उसके बाद पैरोल पे भी छोड़े जाएंगे। तो जेल तक कोरोना का संक्रमण पहुंचना कहीं ना कहीं चिंताजनक है, और 3 पेशेंट अभी तक पॉजिटिव आए हैं जिनकी आधिकारिक पुष्टि है। संख्या इनकी और भी बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया। और नैनीताल से जुड़ी बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण को लेकर हाईकोर्ट की केंद्र पर तल्ख टिप्पणी। केंद्र सरकार का उत्तराखंड को मदद नहीं करना हैरानी भरा है। अदालत ने भीड़ भरे शहरों में कम टेस्ट होने पर आश्चर्य जताया। ऑक्सीजन का कोटा 183 से बढ़ाकर 300 टन करे केंद्र। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। 4 धाम यात्रा में एसओपी का सख्ती से पालन कराएं, हाईकोर्ट का कहना। और हाईकोर्ट की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं और पुजारियों की सुरक्षा में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मंत्री चौपाल ने कहा, हाईकोर्ट के निर्देश पर बैठकर विचार होगा। इसमें महामारी चल रही है। इसमें हमने सबको जिस प्रकार से बीच में तेजी से रफ्तार से केस बढ़े थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसमें सब ने जो कोविड-19 के जो मानक थे उस सब का पालन किया सबने, इसलिए अभी भी पालन करने की ज़रूरत है हमें। यदि गाइडलाइन का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगा, और जो विकास कार्यक्रम रुके थे वो पुनः विकास कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। इसको देखते हुए जो माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी किया तो उसके लिए क्या करें, जो बैठ के उसका। और वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ठीक नहीं है। भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर देवभूमि में अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है, लेकिन डॉक्टरों के अभाव में ये स्वास्थ्य केंद्र शोपीस बनकर रह गए। गांव-गांव फैल चुकी मौत की महामारी के बीच सरकार की कोई तैयारी दिखाई नहीं पड़ रही है। शहर शहर अस्पताल बेसहारा और आम लोगों की सांसों पर संकट है। देखिए रिपोर्ट। शहर शहर फैली मौत की महामारी। उत्तराखंड के अस्पतालों को जकड़े हैं बीमारी। सरकारी दावों की भी भरमार। नौनिहालों का संकट अपार। उत्तराखंड में महामारी के बीच भले ही राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का दावा कर रही हो, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में न मेडिकल स्टाफ हैं और न दवाइयां हैं। सीएचसी पीएचसी के बुरे हाल हैं, सभी रेफरल सेंटर बंद कर रह गए हैं। अस्पतालों में नर्स नहीं है और हेल्थ विजिटर मरीजों को देख रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी है और कई अस्पतालों में वेंटिलेटर खराब हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला ऋषिकेश में, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य के अस्पताल में बने कोविड सेंटर का दौरा किया। निरीक्षण करने पहुंचे माननीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि वेंटिलेटर तो है साहब, लेकिन धूल फांक रहे हैं, चलाने को कोई ऑपरेटर नहीं है। फिर क्या था, मंत्री जी ने वादा कर दिया कि 4 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जानकारी मिली, कुछ दिक्कतें यहाँ पर थी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने, हमारी जो मेयर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर इसको कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है एक पोर्शन को, और जो सुविधाएं होनी चाहिए वेंटिलेटर यहाँ पर नहीं है, जबकि हमारे माननीय मंत्री जो सांसद भी हैं उन्होंने 60 लाख रुपये उसके लिए दिया है। तो आज मैं निरीक्षण पर यहाँ पर पहुँचा हूँ, और जो दिक्कतें सीएमएस द्वारा बताई गई, मैंने डीजी फोन से यहाँ से बात की है, सीओ मेरे साथ पर हैं, जो भी इक्विपमेंट्स इनको चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे। जहाँ पर स्टाफ की बात है उसको हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जनता को स्वास्थ्य सेवा देना हमारी प्राथमिकता है। मुझे लगता है कि तमाम चीज़ों में यदि जैसा आपके सामने ही सारी बातें यहाँ पे आ रही थी, डॉक्टर्स की कमी और हॉस्पिटल से ज़्यादा नहीं है। जो यहाँ पे 5 वेंटिलेटर गए थे वो वापस आ रहे हैं, तो इससे आप अंदाज लगाइए। मैं इसके लिए डीजी हेल्थ का, सचिव स्वास्थ्य का भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि हमारी बातों को लगातार वो स्वीकार कर रहे हैं और पूर्ति भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल बीमार हैं, कारण बड़ी संख्या में यहां मेडिकल स्टाफ की कमी है। अगर राज्य भर की बात करें तो अस्पतालों में 5274 पद खाली हैं, जिसमें समूह क के 701 पद खाली हैं, समूह ख के 187 पद, समूह ग के 4035 पद और समूह घ के 351 पद। रही सही कसर महामारी ने पूरी कर दी। यहां कोरोना के कारण सांसों पर संकट आ गया है। अब विपक्षी पार्टियां भी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। कोरोना के समय श्रेय लेने की जो होड़ सरकार में लग रही है, मैं समझता हूँ कि कदापि उचित नहीं है। आज अपनी की पूरी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी राज्य के अंदर जो कोरोना की महामारी है उससे लड़ने के लिए कार्य करना चाहिए। उत्तराखंड में महामारी के आगे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने दम तोड़ दिया है। जनता से ज्यादा प्रदेश के अस्पताल बीमार दिख रहे हैं। लोगों की जान मुश्किल में है और आसरा सिर्फ भगवान का बचा है। इसलिए न्यूज़ वन इंडिया भी कह रहा है, ना डॉक्टर ना दवाई, सरकारी दावे सब हवा हवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो रुड़की में बेखौफ दबंगों ने जमकर फायरिंग की है। जहाजगढ़ गांव में हवाई फायरिंग से दहशत का माहौल देखा गया। दो गुटों में रंजिश बताई जा रही है और रंजिश के मामले के चलते ये हवाई फायरिंग की गई। ग्रामीणों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया है और ग्रामीण तरफ से रंजिश का मामला बताया गया। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रुड़की से, जो दबंगों ने फायरिंग की। संवाददाता सुनील पटेल हमारे साथ रुड़की से जुड़ गए हैं। सुनील, आपसे जानेंगे ये जो मामला सामने आया है, क्या कार्रवाई की जा रही, क्या अपडेट है? जिस तरह से दबंगों के जो हौसले है वो इतने बुलंद होते जा रहे हैं रुड़की क्षेत्र में कि वो दिन दहाड़े ही जो फायरिंग कर कहीं भी फायरिंग कर देते हैं, अवैध असलों से वो फायरिंग करते हैं और जिससे कि जो गांव वाले जो आसपास के जो लोग होते हैं उनमें दहशत का माहौल देखने को मिलता है। ऐसे बार बार ऐसे मामले होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल ताजा मामला आज का है जहां थाना भगवानपुर क्षेत्र के जहाजगढ़ में पूरा मामला हुआ है, जिसके बाद ग्रामीणों को एक दहशत का माहौल देखने को मिला। कुछ ग्रामीण इकट्ठा होकर के थाने पहुंचे। थाने में उन्होंने उन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है कि जिन लोगों के द्वारा पूरा कृत्य किया गया है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरह से जैसे कि उन्होंने आज किया है, आगे से वो ऐसा कोई यहाँ पर ना करे। ये भी सुनने में आ रहा है कि उनका जो पूरा गुट है वो यही काम करता है और कुछ पुरानी रंजिश है किसी के साथ में उनकी, जिस वजह से उन्होंने गाँव में जाकर ये पूरा कारनामा किया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून से खबर, सीएम ने कृषकों की आय में वृद्धि के निर्देश दिए। हर्बल एवं मेडिसिन प्लांट के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार क्लस्टर बनाने के निर्देश दिए। हर्बल हीलिंग एवं वेलनेस सेंटर की स्थापना जल्द की जाए। ये तमाम निर्देश दिए हैं सीएम तीरथ सिंह रावत ने।
खबर देहरादून से ही डीजीपी ने कोरोना कर्फ्यू की समीक्षा की है। बता दें, कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के उन्होंने निर्देश दिए। बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन करने पर भारी चालान कटेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना बढ़ाने के सुझाव भी दिए गए। तो जहां एक और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकार की कोशिश है कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए, वहीं दूसरी ओर कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के निर्देश और जो पालन ना करे उस पर भारी चालान करने का निर्देश। रुड़की से खबर, गंगा के बीच टापुओं पर फंसे 150 लोग बचाए गए। मूसलाधार बारिश के बाद जल स्तर बढ़ गया था गंगा का और एसडीआरएफ, जल पुलिस और आपदा मित्र ने रेस्क्यू किया। टापू पर सब्जी की खेती कर रहे थे 35 परिवार। ये आज सुबह हमें सूचना मिली कि यहाँ पर जो बालावाली हमारा बॉर्डर है, जो कि उत्तर प्रदेश और हमारा हरिद्वार जिले से लगा हुआ है, यहाँ पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जो दो नदी की धाराओं के बीच में जो खाली जगह होती है, वहाँ पर कुछ लोग जो है फंसे हुए हैं। तो सूचना मिलते ही हमने पुलिस कंट्रोल रूम और जो आपदा कंट्रोल रूम है उसको सूचना दे करके जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित करवाई। सबसे पहले तो इसमें ज़रूरी था कि जो जलस्तर है उसको, नदी का जलस्तर को घटाया जाए। तो जो बैराज है वो उत्तर प्रदेश सिंचाई के अंडर में है, तो जो वहाँ पर नलनीत वर्धन अधिशासी अभियंता रुड़की हैं, उनको मेरे द्वारा व्यक्तिगत तौर से फ़ोन करके कहा गया कि आप जो है भीमगौड़ा बैराज से जलस्तर को जरा नियंत्रित कर लीजिए। उनके द्वारा तत्काल ही जो है जो गंगनहर का क्षेत्र है उसमें जलस्तर को बढ़ा करके नदी का जलस्तर घटा। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पेयजल विभाग के अधिकारियों के बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि कोरोना के साथ रोजगार को भी प्राथमिकता दी जाए। चुफाल ने अफसरों से कहा कि पेयजल परियोजना के कार्य में तेजी लाई जाए, साथ ही मजदूरों के भुगतान में विलंब न किया जाए। चुफाल ने मानसून से पूर्व सभी तैयारियां पूरी करने के आदेश अफसरों को दे दिए हैं। मंत्री ने कहा कि टैंकों की सफाई के साथ हाइपो ब्लीचिंग कर दिया जाए, फिल्टर चैम्बर की सफाई करा ली जाए। उन्होंने नमामि गंगे मिशन की विभिन्न योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सबसे पहले तो जो हमारी पेयजल है, पेयजल में इस समय लोगों को हमको स्वच्छ पानी देना है। बरसात शुरू होगी, उससे पहले हमें जो टैंक है हमारे पहले उनमें सफाई करनी है। सफाई के चैम्बर है, चैम्बर को भी ठीक करना है। उसके साथ साथ फिल्टर जो खराब हो गया था फिल्टर को भी ठीक करना है। उसमें हाइपो भी डालने हैं, लिक्विड जो पड़ता है ब्लीचिंग पाउडर के स्थान पर, जिससे लोगों को जो पानी, स्वच्छ पानी में जो कीटाणु है, कीटाणु मर जाए पानी के, ये व्यवस्था है। उसके साथ साथ आपदा के बीच में विशेष हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर वैक्सीन की कमी नहीं है, क्योंकि जितनी खपत है उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है। हम कह सकते हैं कि 45 से कम उम्र के लोगों में थोड़ा वैक्सीन की कमी आ रही है, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और जल्दी उनको उपलब्ध भी कराई जाएगी। वंशीधर भगत ने कहा कि महामारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात कार्य कर रहे हैं और लगातार जनता की मदद कर रहे हैं। नहीं, टीके नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कमी थोड़ा हो रही है, क्योंकि उत्पादन जितना हो रहा है उस हिसाब से लगातार चल रहा है। 45 से छोटे लोगों को अभी फुल मात्रा में नहीं मिल पा रहा, ये हम कह सकते हैं। हमारे सर गोविंद सुयाल में चल रहा, डिग्री कॉलेज में चल रहा, नैनीताल में चल रहा, रामनगर में चल रहा, सभी जगह चल रहा, लेकिन कम मात्रा में। 45 से ऊपर वालों के लिए खत्म हो गया लगभग। 45 से ऊपर भी चल ही रहा है, हमारे ऊंचापुर में ही देखो कि। खबर देहरादून से है। आम आदमी पार्टी ने शुरू की ऑटो एम्बुलेंस सेवा। आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने हरी झंडी दिखाई। ऑक्सीजन युक्त 11 ऑटो एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। एम्बुलेंस फ्री में मरीजों को अस्पताल ले जाएगी। एम्बुलेंस सेवा के लिए आम आदमी पार्टी ने फोन नंबर भी जारी किया है। अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से
सिंगापुर से आने वाली सभी फ्लाइट को बंद करने की मांग की थी, जिसके बाद उत्तराखंड में भाजपा और आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे पर हमले करने लग गए हैं। भाजपा जहां सिंगापुर से अपने अच्छे रिश्तों की बात कह रही है और केजरीवाल पर सिंगापुर पर आरोप लगाने की आलोचना कर रही है, तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी भाजपा को नसीहत दे रही है कि सरकार केजरीवाल की छोड़े और अपने प्रदेश की चिंता करें कि किस तरह प्रदेश में लोगों को सुरक्षित रखा जाए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में भी अब इस मुद्दे पर वार पलटवार शुरू हो गए हैं। केजरीवाल जी ने सिंगापुर के खिलाफ बयान देकर के और कहा है, जो सिंगापुर का जो वेरिएंट उन्होंने कहा है B.1.617.2 जो चर्चा की है और कहा कि हमें बच्चों की बड़ी चिंता है, फ्लाइट्स रोक दी जाएं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सिंगापुर में कोई एयर बबल नहीं है और फ्लाइट सिंगापुर में नहीं है। केवल वंदे मातरम या चार्टर फ्लाइट से जो वहाँ फंसे भारतीय हैं उनको लाने का काम किया जा रहा है। कोई भी हमारी इस समय फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं और पूर्ण तरीके से लॉकडाउन बना हुआ है। इसके साथ साथ जो बार बार वो कहते हैं कि बच्चों की चिंता नहीं है, तो आज भी सिंगापुर से फ्लाइट्स ऑस्ट्रेलिया चल रही हैं, यूके को चल रही हैं, यूनाइटेड नेशंस को चल रही हैं, और भी जगह चल रही हैं, अमेरिका चल रही हैं। तो उन देशों को भी अपने बच्चों की चिंता है। जिस तरीके से उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी का आज सिंगापुर प्रेम अचानक से झलक के आया है, वो अपने आप में बड़ी विषमता को दिखाता है। एक तरफ आपके गांवों में उत्तरकाशी हो, चमोली हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, लोग कोरोना की वैक्सीन के लिए आहत हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। आपकी सरकार द्वारा उस वैक्सीन को विदेशों में भेज दिया गया, और जब कोई आपको सही सलाह देता है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा एक बात बताई गई कि सिंगापुर स्ट्रेन एक चैलेंज हो सकता है जो कि हमारे बच्चों पे असर कर सकता है, और इस बात को तमाम डॉक्टर्स भी और तमाम मीडिया चैनल्स भी जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके बाद भी आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो सतपाल महाराज जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी मुद्दे पर सवाल उठाने से पहले चिंतन करें, मनन करें, और सबसे पहले अपनी केंद्र सरकार से इस बात का सवाल पूछें कि मेरे और मेरे बच्चों के, उत्तराखंड के बच्चों के हिस्से की वैक्सीन आपने। और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।